हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। एक बार हम फिर से इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें कि आज हम स्टडी करेंगे आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएट्रीज के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि पोएट्रीज के कंटेंट क्या होते हैं और उसके फॉर्म्स, बेसिक फॉर्म क्या हैं और कौन-कौन सी चीज़ें एक पोएट्री में होती हैं जिनके आधार पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम गैस कर सकते हैं। और एट लास्ट हम सिम फिगर ऑफ स्पीचेस पर चर्चा करेंगे सब्जेक्ट के साथ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि आईएससी बोर्ड का जो न्यू पैटर्न है वो पोएट्री और स्टोरीज को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस है और उन्होंने स्टूडेंट्स के अंदर इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश की है कि स्टूडेंट खुद से पोएट्री को जज कर सकें और उसके बारे में अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकें। तो आपका जो एक्सप्रेशन पावर है वो बढ़ना चाहिए और एक पोएम को किस आधार पर, किन पॉइंट्स पर हम चेक करते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो आइए पहले सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ पोएट्रीज़ क्या है? पोएट्री होती क्या है? तो पोएट्री इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर क्रिएशन दैट एम्स टू अराइज़ एन इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ फीलिंग इन द रीडर्स हार्ट बाय यूजिंग विटी एंड आर्टिकुलेटिव यूज़ ऑफ द वर्ड। शब्दों को इस तरीके से यूज़ किया जाए, शब्दों को इस तरीके से पिरोया जाए, इस तरीके से लिखा जाए कि वास्तव में वो एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट कर सकें और पढ़ने वाले व्यक्ति के दिल में असर करके वो मानसिक एटमॉस्फेयर, वो इंटेलिजेंस, वो इमेजिनेशन क्रिएट कर सकें जिसे कि पोएट फ़ील कर रहा है। यानी पोएट के द्वारा महसूस की गई फीलिंग्स को रीडर्स को फ़ील कराने के लिए जो हम शब्दों के साथ कह सकते हैं अपनी आर्ट को यूज़ करते हैं, अपने पेन को यूज़ करते हैं। तो ये एक फॉर्म होता है पोएट्री का। और पोएट्री के बारे में जैसे वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द इमोशन इन ट्रैंक्विलिटी। एक शांत स्थान में बैठे हुए व्यक्ति के दिल में से जो अचानक फीलिंग निकल आती है, उसे हम पोएट्री कहते हैं। हिंदी में इसको कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पोएम आसान नहीं होती है। पोएम में जो चीज़ें हैं, उनको वर्ड्स में, फॉर्म में, मीटर में, रिदम में, राइम में पिरो करके एक फीलिंग क्रिएट कर देना, एक सेंसेशन क्रिएट कर देना पोएट्री कहलाता है। अब पोएट्री के एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि पोएट्री में होने चाहिए, क्योंकि पोएट्री प्रोज़ नहीं है। प्रोज़ में तो आप कुछ भी सेंटेंस वाइज़ लिख देते हैं, वो एक मैसेज हो जाता है और एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट इन द सेंस ऑफ पोएट्री आपको चूँकि डायरेक्ट नहीं बात करनी है, आपका मीनिंग कुछ अलग निकलना चाहिए, आपकी मीनिंग में कुछ इनडायरेक्ट वे भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई पोएट्री is not an easy task. It is not a bed of roses to create. So as per the trend and framework of a poem, poem must have the following 5 elements. 5 elements एक poem में होने चाहिए। Poet uses combination of rhythm, word choice, sound, rhyming and structure and to create a piece of writing in steers a reader's mind. फीलिंग्स, रीडर के माइंड में फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए पोएट इन चीजों को यूज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर। अब ये चीज आप समझ लीजिए कि पोएट्री में एक मीटर होता है। मीटर है क्या? मीटर इज द रीअकरेंस ऑफ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। मीटर शब्दों के पार्ट को कहते हैं, स्लैबल्स को कहते हैं, जिनमें टॉर्ची, डेक्टाइल, एनापेस्ट, इस तरीके के मीटर्स होते हैं, ये शब्द होते हैं, फुट होते हैं और इनमें मिल करके, इनसे मिल करके हमारे शब्द होते हैं। यानी एक पोएट्री के फॉर्म को क्रिएट करने में मीटर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। मीटर उसके कंटेंट को डिसाइड करता है। और सेकंड पार्ट है राइम। यूजफुल यूज ऑफ द वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन इन ऑर्डर टू क्रिएट द म्यूजिकल साउंड। शब्दों को इस तरीके से यूज करना कि पोयम के अंत में तुक बन जाए, लय बन जाए, सेम साउंड आ जाए, सो दैट पोएम में सिंगिंग क्वालिटी क्रिएट हो जाए। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ म्यूजिकल साउंड सिमिलर प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड राइमिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा कि ये देखिए पोएम है, जो पोएम 116 है विलियम शेक्सपियर की, सोनेट 116 है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड एडमिट्स इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। अगर
मुझे सही एक दिमाग वाले व्यक्ति से मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एक्सेप्ट कर लेता है प्रॉब्लम्स को अपने लव के पॉइंट में, तो वो लव लव नहीं है। विच ऑल्टर्स व्हेन इट द ऑल्टरेशन फाइंड्स, मौका आने पर, परिस्थितियां बदलने पर अगर बदल जाती है जो चीज, वो लव नहीं है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या ऑप्शंस प्रोहिबिशंस को रिमूव करने पर वो रिमूव हो जाती है, तो वो लव नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो पहली और तीसरी लाइन जहां पर माइंड है वो फाइंड है, यानी माइंड और फाइंड एक जैसे शब्द यूज किए गए हैं, लव एंड रिमूव को एक जैसे यूज किया गया है। सो दिस combination of the pronunciation is known as rhyming scheme. In the form of sonnet, sonnet में ab के फॉर्म में राइमिंग स्कीम रही है, यानी पहली लाइन हमेशा तीसरी लाइन से और दूसरी लाइन चौथी लाइन से सेम साउंड क्रिएट करती है। दिस प्रोसेस या दिस क्वालिटी ऑफ पोएम इज नोन एज राइमिंग। आगे देखते हैं फॉर्म क्या है। तो फॉर्म वो आकार है, वो तरीका है, वो फ्रेमवर्क है, इन विच बेसिक फ्रेमवर्क है इन विच पोएम इज कंपोज्ड ऑफ। पोएम को जिस फॉर्म में क्रिएट किया गया है, कंपोज किया गया है, वो फॉर्म होता है। द प्रॉपर इफेक्ट एंड एक्सप्रेशन लाने के लिए पोएट चूजेस अ पर्टिकुलर फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पोएम। अगर पर्टिकुलर फॉर्म जस्ट लाइक नीचे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, एलेजी है, बाल्ड है, इपिक है, लिरिक है, सोनेट है, आर सम फॉर्म ऑफ पोएट्री। अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो एलिजी है, एलिजी इज अ लैमेंटिंग पोएम। अगर कोई हमारा नियर एंड डियर खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके बिलाप में जब हम कुछ अपना क्रिएशन करते हैं तो वो एलिजी होता है। अब बैलेड क्या है? बैलेड इज अ स्टोरी इन पोएम। पोएम जब स्टोरी तरीके का कुछ बताने लगेगी, यानी अगर हम पोएम के माध्यम से कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक फ्रॉग एंड नाइटिंगेल एक पोएम है, तो फ्रॉग एंड नाइटिंगेल एक पोएम है जिसमें फ्रॉग और नाइटिंगेल की कहानी है, तो दैट विल बी बैलेड, मीन्स अ स्टोरी इन फॉर्म ऑफ पोएट्री। अब इपिक है, अगर लॉन्ग हीरोइक कोई एक्शंस है, जस्ट लाइक रामायण है, महाभारत है, इलियड है, ओडिसी है, पैराडाइज लास्ट है, तो ये जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ये ये इपिक कहलाती हैं। अब लिरिक क्या है? लिरिकल एक सिंगिंग क्वालिटी रखने वाली पोएम है, जो कि शॉर्ट पोएम होती है और इसे सिंगिंग फॉर्म में गाया जा सकता है। सोनेट क्या है? 14 लाइन की, स्पेशली 14 लाइन की एक शॉर्ट पोएम है जो डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखी जाती है। तो इस तरीके से हम पोएट्री में डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। तो हमें पोएट्री में ये बात समझनी होगी कि किस तरीके की चीजें करेंगे। जो पोएम 116 विलियम शेक्सपियर की है, वो एक सोनेट फॉर्म में है। सो इस तरीके से हम इन चीजों को देखेंगे। अब आगे चलते हैं, तो इसे हम फॉर्म कहते हैं। अब बात आती है साउंड की, तो चौथा पार्ट है साउंड। एंटोनेशन, राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन, किस लाइन को कैसे पढ़ा जाएगा, पोएम में इस बात का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो साउंड ऑफ द पोएम क्रिएट अ सिंगिंग क्वालिटी इन पोएट्री। सो दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पोएम। एंड देन रिदम, रिदम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ बीट और द पेस ऑफ द पोएम। किस तरीके से पोएम को हम प्रोनाउंशिएट करेंगे? द रिदम बीट इज क्रिएटेड इन द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन द लाइन एंड वर्स। जब आप लाइन पे लाइन आप देखेंगे तो पोएम को इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, सो दैट यू मे राइट, यू मे लर्न, यू मे स्पीक पोएम विद फ्लुएंसी। जस्ट लाइक tell me not in the mournful numbers, life is but just like a dream. Life is just like a dream. Dust thou art and dust returnest, it is not spoken for the soul. So these type of poem are written in a form of रिदमिक स्टाइल, जिसमें कि हम आसानी से प्रोनाउंसिएशन ले सकते हैं, जिसमें हम स्पीकिंग आसानी से कर सकते हैं। एंड नाउ particular use of a combination of rhythm, words, choice, sound, rhyming structure more to create a piece of writing and steers readers feeling। पोइट्स के हालात के अकॉर्डिंग जो रीडर्स के माइंड में वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश जब पोइट करता है। जैसे कि आप यदि आपने बर्चेस पढ़ा हो, यदि आपने इफ पढ़ा हो, यदि आप पोइट्रीज को जैसे कि उड टू द स्काई लार्क पढ़ा है, आपने डैफोडिल्स पढ़ा है, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग, इस तरीके की पोएम्स जब आपने पढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स को एक डिफरेंट मूड में पोएट क्रिएट करने की कोशिश करता है और आपको इंट्रोड्यूस करता है। अब वर्ड आता है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? सो पोएटिक लाइसेंस इज अ लिबर्टी,
ये पोएटिक लाइसेंस क्या है? क्योंकि पोएट को अपनी पोएम को इस तरीके से फॉर्म करना है, इस तरीके से शब्दों को ऑर्गनाइज़ करना है कि उसे राइमिंग भी क्रिएट करनी है, इंटोनेशन भी देखना है, रिदम भी देखना है, साउंड भी देखना है, फॉर्म भी देखना है, तो वो ग्रामर को लिटिल बिट रिलैक्स कर लेता है। यानी ग्रामर पोर्शन को प्रोज़ की तरीके स्ट्रिक्टली फॉलो ना करना, पोएटिक लाइसेंस कहलाता है। यानी अगर पोएट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये वर्ड हमें साउंड के लिए चाहिए, तो वहाँ पर वो ग्रामर को लिटिल बिट थोड़ा-सा लिबर्टी ले सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड रखता है। यानी ग्रामर रूल ऑफ ग्रामर आर नॉट फॉलोड इन अ पोएट्री एज़ स्ट्रिक्टली एज़ इन द प्रोज़। So this process, this system of the poem creation or composing is known as a poetic license. तो पढ़ते हैं इसको, लिबर्टी विच पोएट हैव अज्यूम्ड themselves in all speaking the thinking about things or in the words which are beyond the strictness of the prose and the rules of the grammar known as a poetic license। यानी जब पोएटिक लाइसेंस और जब ग्रामर के और प्रोज के स्ट्रिक्टनेस को थोड़ा रिलैक्स कर देता है, उनको थोड़ा अवॉइड करता है, या कह सकते हैं इन्फ्लिंज करता है, कह सकते हैं नहीं मानता है, उनको डिसोबे कर लेता है, या अपनी लाइनिंग लिखते समय ग्रामेटिकली मिस्टेक करता है, तो वो पोएटिक लाइसेंस है। यहाँ पर हम पोएट को एक्यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इट इज क्लियर दैट पोएट्री डज नॉट गिव यू द फिलोसॉफिकल ट्रुथ डायरेक्टली, बिकॉज पोएट्री बाय हार्ट नहीं, बाय माइंड नहीं, बाय हार्ट पढ़ी जाती है। कहा यह जाता है कि प्रोज को आपको माइंड से पढ़ना है और पोएट्री को बाय हार्ट पढ़ना है। तो जब आप पोएट्री बाय हार्ट पढ़ रहे हैं, तो ये कोई फिलोसॉफिकल ट्रुथ रिवील करने का प्रोसेस नहीं है। पोएट आपको फीलिंग देना चाहता है, वहां पर वो बहुत बड़ा कोई ज्ञान रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग यू द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स और एनीथिंग एल्स। ही इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज ओन फीलिंग or feeling of some narrator in some special mood. It is not concerned the historical fact. Those who want instructions from the moral conduct should better study ethical morality or any other scripture। अगर आपको शिक्षा चाहिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो आपको पोएट्री नहीं पढ़नी है। पोएट्री में तो कहा यह गया है, विलियम शेक्सपियर ने एक जगह कहा है कि पोएट्री जितनी झूठ होती है उतनी ही अच्छी होती है। आप किसी भी गाने को ले लें, किसी भी सॉन्ग को ले लें, किसी भी सॉन्ग को ले लें, उसमें रियलिटी नहीं होगी। क्या कह सकते हैं आप? बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप देखें, जैसे कि पोएट्रीज में बहुत सारे गाने हैं, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। क्या मतलब है? इतनी सुंदर रचना हो गई कि जग वाले को यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुझको बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, ला ना पाएगा ढूंढ के तेरा कोई जवाब। इतना सुंदर कैसे बना दिया किसी को? और किसने बना दिया? बनाया तो उसी ने है। कैसे? तो ये पोएट्री है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पोयम में आप कुछ भी, आजा मैं तुझको हवाओं पे पलकों पे बिठा के जाने कहाँ ले चलूं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। संभव है ये? पॉसिबल है? नहीं है। सो दिस इज अ पोएट्री, ओरिजिनली पोएट्री। पोएट्री में सच ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। पोएट्री फीलिंग्स पर चलती है, पोएट्री को फील करने की बात होती है। तो याद रखिएगा, केवल एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स का ओवर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है। पोएट उस एटमॉस्फेयर से आपको रूबरू कराना चाहता है, आपको फील कराना चाहता है जो उसने खुद फील किया है। सो इफ यू ड्राइव एनी मॉरल लेसन फ्रॉम इट, अगर आप पोएट्री से कोई मॉरल लेसन लेना चाहते हैं, इट इज योर कंसर्न, ये आपका पार्ट है, ये आपका लेवल है, नॉट पोएट्स। आप पोएट आपको प्रीचिंग नहीं देना चाहता, वो आपको फीलिंग देना चाहता है। पोएट्री से आप प्रीचिंग लेने की कोशिश ना करें। देन ईच पोएम हैज इट्स ओन लाइफ। पोएम की अपनी खुद की लाइफ होती है, आपका खुद का उसका सेटिंग होता है, खुद का उसका एक एटमॉस्फेयर होता है। इट इज अ पीस ऑफ द लाइफ ऑफ पोएट हु आल्सो इज अ पार्ट ऑफ मैनकाइंड। पोएट खुद इंसानियत का होता है और इंसान के बीच का होता है, तो जो उसने फील किया है वो आपको फील कराना चाहता है। एवरी गुड पोएम इंटर्स इनटू द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द रीडर। आपके जाने अनजाने अनछुए पहलू, इमेजिनेशन, कल्पना को लेकर के जो क्रिएशन किया गया है वो सच कैसे हो सकता है? तो पोएटिक लाइसेंस इस बात को कहता है, पोएट्री में ओरिजिनलिटी से बहुत बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता।
Thus, poet uses the power of imagination and feeling make you feel that what the poet has imagined and composed. अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पोएट्री, हम पोएट्री को क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते समय दिस फ्रॉम हियर आई टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द फॉर्म ऑफ पोएट्री. नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि पोएट्री को हम कैसे डिस्कस करें. जैसे कि हम किसी भी पोएट्री को ले लें तो यहाँ पे कंटेंट के रूप में मैं अभिसारा को लूंगा जो ट्राइस्ट के रूप में है, तो समझने की कोशिश करेंगे. फ्रॉम विद इन क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द पोएम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी पोएट्री के कंटेंट और फॉर्म को देखना है. मैंने जैसा पहले कहा कि फॉर्म एलिजी हो सकता है, फॉर्म में आपका बैलेड हो सकता है, एपिक हो सकता है, लिरिक हो सकता है, सोनेट हो सकता है और फ्री वर्स भी हो सकती है पोएट्री. तो इन द कंटेंट ऑफ द पोएम इट इज अ सब्जेक्ट मैटर. कंटेंट में तो सब्जेक्ट मैटर होता है, किस टॉपिक पे पोएट्री लिखी गई है. जैसे कि अभिसारा पे अगर हम डिस्कस करें जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव जी के द्वारा लिखी हुई है, तो वहां पर आप देखें तो मैटेरियल जो कंफर्ट है, लग्जीरियस लाइफ जो है और जो हमारी एक एस्थेटिक लाइफ है, उनके बीच में डिफरेंस करने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि मटेरियल जो लाइफ है वो केवल इमॉर्टल है और जो और एक्चुअल और ओरिजिनल फीलिंग है वो हमारी कहाँ पर है, जो एस्थेटिकनेस है, जो रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड है. वहां पर उपगुप्ता जिन्होंने कि दुनिया के कंफर्ट को छोड़ रखा है, वो ओरिजिनली सही तरीके से कंफर्टेबल पर्सन है क्योंकि उनको सुख दुख से कोई मतलब नहीं है. जबकि मटेरियल लाइफ को जीने वाली जो तुम्हारी ये वासव दत्ता है वो पूरी तरीके से एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहां पर उसके साथ दुख होते हैं. तो ये कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द पोएट्री है एंड दिस इज ऑल्सो अ बैलेट फॉर्म ऑफ द पोएट्री. सो कंटेंट एंड फॉर्म आपका अभिसारा का आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ द अभिसार is just ballad and the topic form is ballad and content is the material life versus aesthetic life. तो यहाँ पे content determines the form of the poem, the poet communicates and the form and content go together. ये दोनों एक साथ चलते हैं क्योंकि स्टोरी उसी तरीके से चलेगी. So in the examination of the poem we should keep in mind this fact. And example of the worldly pleasure are useless and the content of अभिसारा द ट्राइस्ट, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं. स्पीकर, नैरेटर और द स्पीकर ऑफ द पोएट पर्सोना इज नॉट ऑलवेज द पोएट. हमेशा याद रखिए कि पोएट, पोएम लिखने वाला जो पर्सन है वो जरूरी नहीं कि वही नैरेटर हो. पोएम किसी ने लिखी है वो पोएट है, बट नैरेटर कोई दूसरा भी हो सकता है. यहां पर अभिसारा में एनोनिमस पर्सन नैरेटर है. उपगुप्त के और वासव दत्ता के बीच की वो मीटिंग, क्या पोएट वहां पर था? संभव नहीं है. नैरेटर है कोई एक थर्ड पर्सन नैरेटर है जिसने उस सिचुएशन को फील किया है या देखा है या जिसको नॉलेज है और वो उस नॉलेज के अनुसार ऐसा काम कर सकता है. तो यहाँ पे नैरेटर हमेशा पोएट हो ये जरूरी नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे. रादर एवरी पोएट क्रिएट्स अ पर्सोना टू कम्युनिकेट हिज ओन एक्सपीरियंस. सम टाइम ये होता है कि पोएट की खुद की जब फीलिंग होती है तो वो खुद की फीलिंग ना रख करके वो किसी एक कैरेक्टर को क्रिएट कर देता है और उस कैरेक्टर के माध्यम से अपनी फीलिंग को क्रिएट कराता है. इट इज रॉन्ग टू आइडेंटिफाई इट ऑलवेज विद द पोएट. सो स्पीकर हमेशा पोएट है ये बात माननी जरूरी नहीं है. स्पीकर इन द पोएम वी आर इन द म्यूजिक मेकर्स, ये पोएम आपने पढ़ी है जो कि ओ सॉग्नेसे की पोएम है. इसमें कलेक्टिव वॉइसेस ऑफ द आर्टिस्ट आर नैरेटर नॉट द पोएट एंड अननोन नैरेटर इज द स्पीकर इन द पोएम अभिसारा. अभिसारा द ट्राइस्ट में एक अननोन स्पीकर इसका नैरेटर है. नेक्स्ट तरीका आता है लैंग्वेज. लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री इज मोस्टली फिगरेटिव. लैंग्वेज ग्रामेटिकली नहीं होती है, फिगरेटिव होती है. यहाँ पे बहुत सारे हमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज करने होते हैं जिससे कि पोएम की जो मीनिंग है वो हमेशा इनडायरेक्ट और ऑब्लिक्यू रहे, यानी इम्प्लिसिट रहे, उसको समझना पड़ेगा. कहा जाता है कि पोएम की जो फॉर्म होती है, मीनिंग होती है, वो अभिधा लक्षणा व्यंजना होती हैं, यानी उसकी वर्डली मीनिंग, उसकी रेफरेंस मीनिंग और उसकी एक्चुअल मीनिंग या उसकी इनंडो जो अदर वर्ड हैं जो इनडायरेक्टली वो किसके लिए कहा गया है, ये चीजें भी आ जाती. तो इट इज सो बिकॉज अनलाइक अ प्रोज एंड पोएटिक एक्सप्रेशन आर नॉट डायरेक्ट. प्रोज की तरीके ये डायरेक्ट नहीं होते, ये इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट होते हैं. तो इसलिए ये लैंग्वेज भी थोड़ी सी फिगरेटिव होती है या एक ऐसी चीज मिस्टिक सेंस में होती है. इसमें सीधे सीधे अर्थ लाइन के नहीं निकल के आते हैं.
अब इमेजरी की बात आती है तो बाय इमेजरी वी मीन एवरीथिंग। इमेजरी का मतलब है इमेज क्रिएट करना सो दैट पर्सन में अंडरस्टैंड द सेंस एंड सिचुएशन ऑफ द बैकग्राउंड और द सेटिंग ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर एवरीथिंग जो इमेजरी के पार्ट में है, जैसे कि पोएट इस तरीके की वर्डिंग्स यूज करता है कि क्वालिटी आ जाती है, सेंस परसेप्शन आ जाता है, पढ़ने वाले के माइंड में वो पिक्चर्स बन जाती है। तो इमेज कैन बी एनी टाइप, इमेजरी किसी भी टाइप की हो सकती है। पोएट यूजेस पिक्चोरियल क्वालिटी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन। अक्सर पोएट के द्वारा इस क्वालिटी को यूज किए जाने की सेंस को हम इसे पिक्चोरियल क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल इन द पोएम अभिसारा द ट्राइस्ट। ट्राइस्ट जो अभिसारा है, अभिसारा में ब्रांचेस ऑफ द वे वाइट ट्रीज, रास्ते के पेड़ों के रास्ते वर फुल ऑफ द ब्लॉसम। जब ये बात कही जाती है तो हमारे माइंड में एक ब्लॉसमिंग गार्डन जैसा एक रास्ता जिसके आसपास किनारे पेड़ लगे हुए हैं और उनमें ब्लॉसमिंग हो रही है दिखता है। ये नोट्स इन द फ्लूट केम फ्रॉम द फ्लोटिंग, ये ओनोमोटोपोइया है जिसमें कि म्यूजिक की धुन दूर से आ रही है। फ्रॉम द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार, दूर से म्यूजिक की धुन आ रही है। तो ये विजुअल एंड ऑडिटरी इमेजेस हैं जो दिखाई पड़ती हैं और साउंड से सुनाई पड़ती हैं। दाई चीक बिगिन इन द रोड रेडन थ्रू द ग्लूम इन द पोएम टिथोनस। पोएम जो टिथोनस है, जो कि बाद में आगे पोएम आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि वो जो इरोरा एक गॉडेस है जो टिथोनस जिसे लव करता है, वो उसके चीक्स और उसके गालों के बारे में डिस्कस करता है। कहता है दाई स्वीट आइज ब्राइटन स्लोली क्लोज टू माइंड, तुम्हारी जो आंखें हैं जब तुम मेरे पास होती हो तो तुम्हारी आंखें धीरे धीरे फिर से ब्राइट होने लगती हैं, तुम्हारे अंदर फिर से चमक आने लगती है, तुम फिर से रिन्यू होने लगती हो। तो इस तरीके की इमेजेस जो पोएट क्रिएट करता है, दीज इमेजेस आर नोन एज अ विजुअल इमेजेस। और इन इमेजेस को यूज करके पोएट एक क्रिएशन करता है एक स्टोरी का, एक पिक्चर का, जिससे कि आप वो फीलिंग महसूस कर सकें जैसे कि आप किसी पिक्चर हॉल में किसी मूवी को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब नाउ फिगरेटिव म्यूजिक के लिए यहाँ पर मैंने एक नेक्स्ट सेक्शन ऐड किया हुआ है। इन दिस सेक्शन हम उन सम इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पे चर्चा कर रहे हैं जिन फिगर ऑफ स्पीच को आप डिफरेंट पोएम्स में देखेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। यहाँ मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इनकी डिफिनीशंस क्या हैं और इनके एग्जांपल्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमली। सिमली फिगर ऑफ स्पीच क्या है? इट रेफर्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स आउट ऑफ सम सिमिलैरिटी। यानी दो अलग अलग तरीके की चीजों पे सिमिलैरिटी कंपैरिजन कर दिया जाता है जिनमें एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट नॉट merely टू फाइंड आउट सिमिली बट ऑल्सो फाइंड आउट सम रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। सिमिली में जरूरी नहीं है कि हम रेफरेंस ही दें, वहां पर किसी भी तरीके से वहां पर उस टॉपिक के साथ कोई सिमिलैरिटी कोई कंपैरिजन किया जाना सिमिली का पार्ट होता है। और वर्ड लाइक सो एज अगर यूज हुए हैं तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके एग्जांपल्स में देखें तो जैसे स्टारिंग एज अ क्लोज्ड बिग डोर्स लाइक अ प्रिजन वॉल। अब वहां पर बिग डोर कौन से हैं? तो वो ये रास्ते हैं जो कह सकते हैं जो वहां पे वेंटिलेटेड डोर्स हैं, जो वहां की कह सकते हैं नेट टाइप ऑफ डोर्स हैं, तो वो प्रिजन वॉल्स जैसे लगते हैं, दीवारें लगती हैं। ये वाई आई लाइक हॉस्पिटल का है, तो यहाँ पर उसने इनको कंपैरिजन किया है लाइक वर्ड से, इस कारण ये सिमिली है। हिज फिंगर क्रैम्ड अप लाइक अ ग्रेनोल्ड रूल्स ऑफ अ ट्री ट्रंक। ये बेथोवन के म्यूजिक के लिए है, तो हिज फिंगर्स आर लाइक, अगेन लाइक वर्ड यूज हुआ है, दैट्स व्हाई द वर्ड सिमिली इज देयर। नाउ सेकंड ऑप्शन इज मेटाफर। मेटाफर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमिली, शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिमिली है। यहाँ पर भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर मेड हियर बट द कंपैरिजन वर्ड लाइक सो आर नॉट यूज्ड। सेम वर्ड है, लाइफ इज लाइक अ बैटल, सिमिली होगा लाइफ इज अ बैटल, सिमिली नहीं होगा, मेटाफर होगा। तो इन द पोएम सोनेट 1116 by William Shakespeare, time has been metaphorically viewed as a reaper। उसको एज अ रीपर कहा गया है जो कि अपने सिकल के साथ इंसान की डेज को कट करता रहता है, शॉर्ट करता रहता है। तो जो टाइम है वो जस्ट लाइक एक कटर है, रीपर है, एक फार्मर है जो अपनी हार्वेस्ट पूरी होने पर उसे काटता रहता है। ऐसे ही इंसानों को टाइम टाइम पूरा होने पर डेथ देता रहता है। तो इस तरीके से इसको एक यूनिवर्सल किलर के तौर पर दिखाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज अ मेटाफर। स्मॉल टाउन एंड रिवर्स में द लाइफलेस ह्यूमन बॉडीज आर मेटाफोरिकली viewed as a cool bamboo। जैसे कि रिवर्स में बम्बूस के टंक जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे ही लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो हैं, डेड बॉडीज जो हैं, रिवर्स में टहलती हैं, इसके कारण ऐसा दिखाया गया है। सनलाइट टू द ह्यूमन सोल विच इन्फ्यूजेस लाइफ इन द बॉडी, यानी सनलाइट को जस्ट लाइक अ लाइफ माना गया है। तो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर।
नेक्स्ट एलिटरेशन। एलिटरेशन में रिपीटिशन ऑफ द साउंड होता है। खासकर याद रखेंगे ये कॉन्सोनेंस और असोनेंस दो तरीके का होता है। एलिटरेशन में अगर कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन है तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता है, और अगर वोवेल का रिपीटिशन है तो वो एसोनेंस कहलाता है। ऑल्दो वर्ड एंड साउंड्स की रिपीटिशन, क्लोज रिपीटिशन, बार बार किसी वर्ड का रिपीट होना एलिटरेशन कहलाता है। इट क्रिएट्स इंटेंटेड म्यूजिकल इफेक्ट। ये म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए देखा जाता है। तो एग्जाम्पल में देखें जैसे फ्रॉम माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लॉब्ड, यहाँ पे आप देखें एम, तीन बार एम वर्ड आया है। स्ट्रेंज मीटिंग में एम वर्ड के रिपीटिशन के कारण ये एलिट्रेशन है। हिज फादर मेड अ हैबिट ऑफ ईटिंग हिम, एच, बीथोवन के पोएम में ये एच को बार बार आना ये भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है allusion. It means referring some well-known person, incident, often from the past. अक्सर हम बैक साइड की किसी मेमोरी को, किसी इवेंट को अगर पार्ट में ले लेते हैं तो ये डिफरेंस होता है, और ये एक एनेक्डोट टाइप में आता है। ये माइथोलॉजिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, या रिलीजियस हो सकता है। किसी तरीके का जो रेफरेंस हम लेंगे वो एल्यूजन होगा। जैसे बेथोवन म्यूजिकल मेजरमेंट कुड टेक यू एट द डिस्टेंस रीचिंग पास्ट ऑफ द टावर्स ऑफ बेबीलोन। अब बेबीलोन में पास्ट लंबे लंबे टावर्स हैं, ये बेबीलोन के टावर्स बाइबलिकल एल्यूजन है, क्योंकि बाइबल में इनका डिस्क्रिप्शन है। दैट्स वाई बीथोवन में एल्यूजन का यूज हुआ है। द होल पोएम टिथोनस टेल्स अस अबाउट द ग्रीक मिथ, हमारी एक ग्रीक कहानी है जिसमें टिथोनस एंड हिज लव फॉर द ब्यूटीफुल गॉडेस इरोस के बारे में, यानी टिथोनस और इरोस की जो लव स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी में है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दैट्स वाई इट इज अ जिसको हम कह सकते हैं ये एल्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है उनकी। अब आयरनी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है। इट ब्रिंग्स आउट द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीरियंस। रियलिटी एंड अपीरियंस ओरिजिनली कोई चीज और है और दिख कुछ और रही है। बिटवीन व्हाट मैन सेज एंड व्हाट मैन इंटेंड टू डज, कहता कोई व्यक्ति क्या है और होता क्या है ये समझ में नहीं आता। इन टिथोनस होल सिचुएशन इज आयरोनिकल, सारी की सारी सिचुएशन आयरोनिकल है। ह्यूमन बीइंग आर अनहैप्पी बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ डेथ। का एक्चुअली में इंसान जो है वो मौत से डरता है इसलिए दुखी है, जबकि टिथोनस मौत चाहता है। मौत न मिलने के कारण वो दुखी है, क्योंकि टिथोनस को परमानेंट इमॉर्टैलिटी दे दी गई थी। अब वो कहता है कि इंसान ज्यादा खुश है क्योंकि वो मर सकता है। अब बताइए, पर्सन, यहाँ इंसान दुखी है डेथ से, और टिथोनस को इसलिए दुख है क्योंकि उसे डेथ नहीं मिल रही है। तो दिस इज आयरनी। आयरनी मीन्स जो हम कह रहे हैं वो शब्द ओरिजिनल ना होकर के उसका मीनिंग चेंज होता है। टिथोनस कंसिडर्स देम हैप्पी बिकॉज दे विल ऑल डिके एंड डाई। इंसानों का मरना और उनका समाप्त होना टिथोनस हैप्पी मानता है, जबकि एक्चुअल में इंसान के लिए मरना और डिके होना एक सैडनेस का पार्ट है। स्ट्रेंज मीटिंग में आयरनी ये है कि जो एक डेथ सोल्जर है, जो मरा हुआ सोल्जर है, वो सपने में आके उसी सोल्जर को जिसने उसको गोली मारी है उसको वो फ्रेंड कहता है। व्हाट डज इट मीन बाय? In fact, irony tells a dead person speaking is addressing his killer as a friend. तो स्ट्रेंज मीटिंग पोएम में उस पोएट का अपने आप को डेथ में दिखाना और अपने जो किलर है उसको फ्रेंड कहना, ये एक आयरनी है। Personification, next figure of speech, it refers attributing human quality to non-living human quality or creature, means lifeless creature are treated as if they have their own life. अगर ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग्स है जिनकी खुद की लाइफ नहीं है और उनको हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि उनकी खुद की लाइफ है, दिस विल ऑल्सो विल ठीक एज अ figure of speech personification. In this death बी नॉट प्राउड में डेथ पर्सोनिफाइड एज अ लिविंग एंटिटी, डेथ को वो ऐसे एड्रेस कर रहा है जैसे कि वो एक पर्सन है। स्मॉल टाउन एंड रिवर्स पोएम में स्मॉल रिवर हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ लिविंग बीइंग विद अ सोल, उस छोटी सी नदी को ऐसे माना गया है जैसे कि वो एक लिविंग बीइंग क्रिएचर्स है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच सिंबल है। अ सिंबल इज सिग्निफाइंग एनीथिंग दैट समथिंग एल्स। अगर कोई छोटी सी चीज है जैसे कि हम क्राउन को अगर किंग के लिए यूज कर दें, पेन को हम राइटर के लिए यूज कर दें, स्वॉर्ड को हम फाइटर यानी वॉरियर के लिए यूज कर दें, तो ये सिंबल कैन बी यूज्ड फॉर अनदर थिंग। जस्ट लाइक यहाँ पे रेड रोज इज सिंबल ऑफ लव एंड पैशन। यू आर वेल नोन दैट अगर हम किसी को पिंक फ्लावर देते हैं तो वो एक सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप होता है। क्रॉस जिस पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था वो सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है। एंड ईव टू हर डॉटर, उसमें ईडन इज अ सिंबल ऑफ द आइडियल वर्ल्ड दैट मैन वांट्स टू क्रिएट ऑन द अर्थ, गार्डन ऑफ ईडन उसे कहते हैं। इन टिथोनस
द जर्नी ऑफ गॉडेस अरोरा ऑन ओवर हिज चैरियट इज अ सिंबॉलिक जर्नी ऑफ द सन। वो दिखाया गया है कि वो जब अरोरा पूरब से पश्चिम की ओर चलती है आकाश में, तो ये सिंबॉलिक जर्नी ऑफ सन है। तो ये जो चीजें हैं ये सिंबल हैं जिनको कि हम सिंबॉलिक तरीके से देखते हैं। नाउ डेक्लेमेटरी, डेक्लेमेटरी कंफर्मेशन के सेंस में आता है, फिगर ऑफ स्पीच इन विच पोएट यूजेस सर्टेन वर्ड्स और डिसीजन कंफर्मेशन ऑफ हिज ओन आइडिया ऑफ वेल नोन डेक्लेमेटरी। जैसे कि कहीं पर कोई व्यक्ति है, वो अपनी पूरी बात कहने के बाद कहता है ओ यस आई हैव फाइंड दिस, तो मीन्स ही हैज मेड अ डिक्लेमेशन, उसने एक डिक्लेरेशन कर दिया है, और इसे हम डिक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर देखते हैं। यूज ऑफ द वर्ड ओ नो यूजिंग इन द पोएम sonnet number 116 by William Shakespeare is a fine example of this type of figure of speech. Onomatopoeia ये ध्वनि सूचक होता है जिसमें साउंड हमारे उसमें आता है, तो इट इज द यूज ऑफ द वर्ड कंटेनिंग द साउंड सिमिलर टू द साउंड इट डिस्क्राइब। सिमिलर साउंड यूज करना यानी ऐसे वर्ड्स यूज करना जिनसे कि साउंड सजेशन आता है, इसे हम ओनोमैटोपोइया कहते हैं। इन अदर वर्ड इट यूजेस ऑफ द फ्रेजेस दैट सजेस्ट साउंड। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इन द पोएम डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है, इन विच द पर्सन यूज टू गो इन द फ्लैक्स डैम इन ऑर्डर टू कलेक्ट फ्लैक्स पॉन, और पोइट वहां पर जब देखता है तो बहुत सारा, वो एक दिन क्या होता है, एक बड़ा सा फ्रॉग उसको डरा लेता है जो कि बहुत ज्यादा साउंड कर रहा होता है। तो यहाँ बबल्स, गार्गल्ड, गार्गलिंग साउंड इज एग्जांपल ऑफ ओनोमैटोपोइया। स्लैप करना, प्लॉप करना, डिप करना, इनसे सबसे साउंड की बात आती है, तो ये सब आपके ओनोमैटोपोइया के एग्जांपल हैं। कैम्बल्स गेट दैट क्लैश टुगेदर, वहां पे कैम्बल्स पड़े हुए थे जो आपस में टकरा रहे थे, कॉजिंग कॉमेट टू कोलाइड, यहाँ पे कॉमेट्स जो है वो कोलाइड करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें आप अलिट्रेशन भी देख सकते हैं, सी का यूज किया गया है। तो ये बेथोवन पोएम में ये ओनोमैटोपोइया भी है और इलिट्रेशन भी है। अब इंजैबमेंट, next figure of speech, the use of the run on line is extensively made to create suspense and emphasis some frame keyword। अगर पोइट कहीं पर किसी कीवर्ड को हाईलाइट करके बोलने की कोशिश करता है, मैंने पहले ही कहा है कि पोइट पोएटिक लाइसेंस से कह सकते हैं कंप्लीट होता है, तो वो पोएटिक लाइसेंस यूज करते हुए अपने तरफ से अपनी लिबर्टी ले लेता है, और जिस शब्द पर वो एम्फेसिस करना चाहता है उससे वो लाइन को स्टार्ट कर सकता है। तो जब आप लाइन को पूरा ना करके लाइन को शॉर्ट करके फिर से नई लाइन स्टार्ट कर देते हैं बीच में ही, तो इसे आप रन ऑन लाइन कहते हैं, और ये इंजैबमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखिए, तो लिविंग इन द हाउस वेयर मर्सी हैड टू बी अर्न थ्रू ईच परफेक्ट नॉट टम्बलिंग अप थ्रू द रूफ, tickle to the toes of the angels whose harp could not hold half of the passion। यहाँ पर आप देखिए तो टू टिकल, परफेक्ट नॉट टम्बलिंग, लिविंग इन द हाउस, हाफ ऑफ द पैसन, ये जो वर्ड्स हैं इन पे इम्फेसिस देने के लिए पोइट ने लाइंस को पूरा नहीं किया है, तो इसे हम इंजैबमेंट के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट है अफोरिज्म। एफोरिज्म में किसी स्टेटमेंट को हम जस्ट लाइक एक मैक्सिम, एक सूत्र, एक फॉर्मूले की तरीके यूज करते हैं। तो यूज ऑफ पिथी स्टेटमेंट फॉर कन्वेइंग सम आइडिया बाय डिफरेंट फ्रेजेस और द वर्ड। अगर डिफरेंट फ्रेज और वर्ड किसी राइटर के हम यूज करके किसी आइडिया को डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसे हम एफोरिज्म के नाम पर जानते हैं। समटाइम्स वाइज एंड शॉर्ट स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द मेन आइडिया। जस्ट लाइक ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरीके की अगर चीजें की जाती हैं कि बेटर इज द साइलेंस, इस तरीके की लाइनें यूज की जाती हैं, तो ये एफोरिज्म कहलाता है। लिसन, यूज ऑफ द लिसन वर्ड यूज्ड इन द बेथोवन, इट वाज नॉट गुड एनफ, क्या ये बहुत अच्छा नहीं था, फॉर द सेम मीनिंग इन द पोएम बेथोवन। तो यहाँ पे आप नॉट गुड एनफ, लिसन, बेथोवन, ये सारी की सारी चीजें एक जैसे यूज हुई हैं, इसको हम आपका जो एफोरिज्म के नाम से जानते हैं। देन रिपीटिशन, वर्ड एंड फ्रेजेस, सेम सेंटेंसेस, किसी एक ही वर्ड को बार बार यूज करना, जैसे कि बेथोवन में ही लिसन वर्ड बार बार यूज हुआ है। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्पोकन फ्रेजेस, स्पोकन वर्ड और फ्रेज, दैट लाइन अगेन लाइन is a beauty of pronunciation। बार बार एक ही चीज को, just like woods are lovely dark and deep, but I have a promise to keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep। अब यहाँ पे miles to go before I sleep, miles to go before I sleep, these two sentences are used again and again। So what is this? This is a use of figure of speech repetition। So he played slowly, it was not good enough, not good enough, again not good enough, so he played softly, not good enough, like a broken record। तो here
In the poem Beethoven, it has been used beautifully. Next, assonance, figure of speech, repeated use of any word in the poem or the lines is called assonance. अगर वॉवेल का यूज बार बार किया गया है जिसमें ए ई आई ओ यू होता है तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। कॉन्सोनेंट का यूज कॉन्सोनेंस कहलाता है। और यहाँ पर मैन गॉट डाउन ऑन हिज नी फॉर नो वन, ओ साउंड के लिए यहाँ एसोनेंस है। हिज फादर मेड अ हैबिट ऑफ हिटिंग हिम, इसमें आई के लिए असोनेंस का यूज किया गया है। आई रिपीटेडली यूज किया गया है, इस कारण यहाँ पे असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होगा। और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स को हम एंटीथेसिस के तौर पर देखते हैं। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स टू बी फॉल्स बट ट्रू, विच मीन्स जो कुछ भी सामने कहा जा रहा है वो बात ओरिजिनली सच नहीं होती है, एक्चुअल ट्रुथ कुछ और होता है और बात जो कही गई है वो कुछ और होती है। इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशन आर पुट टुगेदर इन पैराडॉक्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे एंड डेथ शैल बी नो मोर दाउ शैल डाई, अब मौत नहीं होगी लेकिन आपको मरना है। when we make eternally, जब हम दोबारा एक कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस जीवित होते रहते हैं। इन अदर वर्ड देयर विल बी नो डेथ, तो इस तरीके से कभी अब मौत हो ही नहीं सकती है। एंड इन दिस सेंस दैट द डेथ विल डाई देन एंड देयर, मीन्स इंसान चूंकि अगेन बर्थ एंड बर्थ लेता जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस बर्थ होने के कारण डेथ हुई ही नहीं, तो डेथ की ही डेथ हो गई। तो इन दिस सेंस ऐसा लगता है कि डेथ की डेथ हो चुकी है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट देयर। डेथ इज़ परमानेंट, man is mortal and we all have to die. So in this way हमने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच और क्रिटिकल अप्रिशिएशन के मेथड्स को आपके साथ डिस्कस किया। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डू मेंशन योर कमेंट।